आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया और आज इसका पहला दिन है। पूरे मुल्क में छापे मारे जा रहे हैं, खासतौर पर शहर इक़्तिदार के अंदर कंटेनर्स लगाकर मरी रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। क्यों खौफ है और अब तक जो सहाफ़ी गिरफ्तार हुए इसका भी मुकम्मल एक हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और ऐसा फिर इमरान खान का अडयाला जेल से जो पैगाम आया और मुल्क के इदारों के लिए इमरान खान ने क्या कहा है, कोट अनकोट इस गुफ्तगू को शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया जो है इन तमाम बातों को हमेशा की तरह राय साहब आज भी उन्होंने सेंसर कर दिया है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पहुंचा है वहां से क्या खबर है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे अपने सुनने वालों के लिए। लेकिन ऐसा जो सबसे अहम खबर है वो अडयाला जेल कैदी नंबर 804, जिसका पैगाम है पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। सिकंदर सुल्तान राजा, जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्हें पैगाम इमरान खान ने क्या दिया। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी 3 एम्पायर्स के ऊपर है। ये सिर्फ 3 एम्पायर्स ही नहीं बल्कि ये 3 खिलाड़ी भी हैं, यानी बेनिफिशियरी हैं। अगर आईनी पैकेज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल कर किसी को फायदा पहुंचेगा, जहां इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत वक्त, पीडीएम के टोले को, नवाज शरीफ के पूरे ये जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं, इसके साथ साथ इत्तेहादी उनके, वहीं पर 2 मजीद बेनिफिशरी भी हैं जिनका जिक्र इमरान खान ने आज की इस गुफ्तगू में किया। हाँ साहब ये भी कहते हैं कि इन सबको एक दूसरे की जरूरत है। काजी फैज ईसा ने पहले ही तोसी का मंसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फैसला जानिबदाराना था। काजी फैज ईसा जैसी हरकतें कर रहा है मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो ये चीफ जस्टिस कर रहा है। थर्ड एम्पायर भी तोसी चाहता है, इसके लिए इसे पीडीएम की जरूरत है। इनको पावर में रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। अपने इक़्तिदार के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और मुल्क के लिए निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। मुल्क तबाह होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब की जदादें, पैसा बाहर है। पाकिस्तान की कौम के लिए भीख मांगी जा रही है। पाकिस्तान की कौम $1-1 डॉलर की भीख मांग रही है। मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो गया, इदारे तबाह हो गए और इसकी सबकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदलिया पर है। अब सिर्फ एहतजाज होगा, इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज होगा, कौम को निकलना पड़ेगा। राय साहब, खान साहब ने कौम के नौजवानों के नाम ये पैगाम दिया कि निकलो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब तक 10 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क को छोड़कर चले गए। राय साहब, और SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये अपनी जात के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं खान साहब चीफ जस्टिस के बारे में कि पहले इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनना शुरू कर दिया। इस शख्स की तरफ से काजी फैज ईसा तोसी के मफाद में PTI को क्रश कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तोसीन है। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद इसे क्यों नहीं बुलाया गया। वो कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि उसका नाम भी इस पूरे खेल में शामिल है। किस मुल्क में कमिश्नर अगवा किया जाता है। चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के एम्पायर्स का फैसला करवाया, 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार दिया जा सके। राय साहब, हुकूमत का तो बेड़ा गर्क था ही था, इन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। शायद लोग खुशी मना रहे हैं कि देखें जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और जवाब दिया है पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो पाकिस्तान की मैशत को पनपता नहीं देखना चाहते थे। और फिर ऐसा अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी है जो लिखी गई है या लिखवाई गई है, उसमें भी इशारे ऐसे मिले कि जो लोग चाहते थे कि मुल्क दिवालिया निकल जाएगा, उनके लिए ये बुरी खबर है कि मुल्क जो है और ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। और फिर इसके साथ साथ
मईशत की बात भी खान साहब की तरफ से की गई। राय साहब, क्या पैगाम है खान साहब की तरफ से? एहतजाज की कॉल, और अब मुज़ाकराती सियासत नहीं बल्कि एहतजाजी सियासत होगी, और यही रास्ता इख्तियार किया गया है। पिंडी के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे साहब। देखें हाशमी साहब, अडयाला जेल में 2 मौके पे बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 हसास जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये दोनों जुमले भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और ये 2 मौके पे क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक क्या जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है यानी फायज ईसा जिस किस्म की हरकतें कर रहा है वो मुझे ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता, वो मुझे ज़हनी तौर पर बीमार लगता है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि ये सारा खेल 3 अंपायर और 3 खिलाड़ियों ने रचाया है और चौथा इनके साथ पीडीएम मिली हुई है और ये इस वक्त गैंग ऑफ 3 की एक्सटेंशन और गैंग ऑफ 3 की बका का मामला है। इन सब को एक दूसरे की जरूरत है। जस्टिस फायज ईसा ने बहुत पहले से अपनी एक्सटेंशन का मंसूबा बना रखा था। इसी वजह से जस्टिस फायज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर पीटीआई और मेरे खिलाफ फैसले दिए और हमारा जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया था ये भी पहले से एक तयशुदा फैसला था, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने और जस्टिस फायज ईसा ने मिली भगत से पहले ये फैसला कर रखा था कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाएगा। उसके बाद खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जिन्होंने पीटीआई को 78 मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फैसला दिया और उसके बाद एक वजाती बयान भी जारी किया, तो उसके बाद जो एक तफसीली फैसला आया है अब इसमें वाजे हो गया कि जस्टिस फायज ईसा ने किस तरीके से इस फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी इन 8 जज साहिबान ने असल में जस्टिस फायज ईसा को चार्जशीट कर दिया है और अब यही जस्टिस फायज ईसा पीटीआई की बाकी नशिस्तें भी छीनना शुरू हो गया है, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा को जो तोसी दी जानी है उसका मकसद यह है कि पीटीआई को किसी तरीके से क्रश किया जा सके। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियां लगाने के मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने एक अहम जुमला बोला। खान साहब ने कहा कि जिस दिन इलेक्शन का फ्रॉड खुला उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियां लगेंगी, आर्टिकल 6 इसके ऊपर लागू होगा और इसके ऊपर बगावत का मुकदमा बनेगा। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि आज पूरी कौम को यकीन हो गया कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो बयान दिया था कि चीफ जस्टिस फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली में मुलविस थे, आज साबित हो गया कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त था। वरना जस्टिस फायज ईसा रावलपिंडी के कमिश्नर को बुलाते, उनसे इंक्वायरी करते, लेकिन आज तक वो कमिश्नर अगवा है, लेकिन जस्टिस फायज ईसा अपने किसी बेंच में किसी रिमार्क्स में इसका नाम तक नहीं लेता और इस अगवा को असल में जस्टिस फायज ईसा ने इंडोर्स कर रखा है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि फायज ईसा ने ट्राइब्यूनल्स के बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर्स के जरिए फैसला करवाया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जाए और अब जस्टिस फायज ईसा 63A के पीछे पड़ गया ताकि ISI और दीगर खुफिया एजेंसियों के जरिए पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को तोड़ा जा सके, फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार दिया जा सके और जस्टिस फायज ईसा को तोसी मिल सके। उसके बाद खान साहब ने GHQ और रावलपिंडी यानी जो GHQ का शहर है इसके मुतल्लिक भी एक अहम पैगाम दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि असल में ये जाली आईनी तरमीम सिर्फ चीफ जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए नहीं, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्सटेंशन के लिए नहीं, बल्कि गैंग ऑफ 3 की एक्सटेंशन, मुश्तरका एक्सटेंशन के लिए लाई जा रही है। मुल्क में इदारे तबाह हो चुके हैं, हमें इन्होंने NOC रावलपिंडी में जलसे का नहीं देना था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम ना सिर्फ रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे बल्कि हम उसके बाद मीनारे पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। अब हाशमी साहब, उसके बाद रावलपिंडी में इस वक्त जो जलसे की सूरत हाल है इसके हवाले से जो कुछ वीडियो सामने आई हैं इनके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। लेकिन आर्मी चीफ की एक रिश्तेदार खातून यानी साबिक आर्मी चीफ की रिश्तेदार खातून खदीजा शाह जो कि जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं,
उन्होंने इमरान खान साहब के हक में क्या गवाही दी और क्या तकलीफ दे इंकशाफ किया, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह का एक नया इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने ये जो अब नया इंकशाफ किया एक ऐसी सूरत हाल में किया जब इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड करार देने की एक नाकाम साजिश की गई। हालांकि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात जब हुए तो उस वक्त नैब की तहवील में थे। इमरान खान साहब की मौके पर मौजूदगी का कोई ऑडियो या वीडियो एविडेंस मौजूद नहीं है। जाहिर है वो नैब की तहवील में थे और कोई ऑडियो और वीडियो एविडेंस इसके बारे में भी नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या कोर कमांडर हाउस के अंदर कोई तोड़ फोड़ वगैरह करने की कोई हदायत की हो। तो अब इस पूरी सूरत हाल में चूंकि इमरान खान साहब को हर सूरत में 9 मई के वाकयात में नामजद करवाना था, तो इसलिए अब खदीजा शाह साहिबा ने यह इंकशाफ किया है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया, जब मुझसे मुख्तलिफ एजेंसीज ने और पुलिस ने तफ्तीश की, तो मुझे यह कहा गया कि आपका तो जेल में रहना बनता ही नहीं है, आप बस एक काम कर दें तो आपको जेल से रिहाई मिल जाएगी, उसके बाद आपको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो खदीजा शाह साहब को यह कहा गया कि आप बस इतना कह दें कि ये जो कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ हुई है ये सब कुछ इमरान खान की हदायत पर किया गया, आपकी जहन साजी इमरान खान ने की। तो खदीजा शाह साहिबा कहती हैं कि मेरा जवाब यह था कि मेरी जहन साजी कोई नहीं कर सकता और इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने कोई पुरतशद्दुद एहतजाज करना है या कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके कोई तोड़ फोड़ करनी है। यानी अब उन्होंने इमरान खान साहब के हक में गवाही दी। लेकिन यहां पे हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन से भी एक अहम खबर आ रही है क्योंकि अब एक एंकर ने यह खबर दी है, अगरचे इस खबर को हम इसी प्लेटफॉर्म पर पहले ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन इस खबर की तस्दीक करते हुए यह बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि इस्तारतन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे घटिया और बदबूदार सियासी शख्सियत साबित हुए हैं, जिनके मुतल्लिक खुद इमरान खान साहब ने कहा कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के बजाय तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी के तौर पर काम कर रहा था, एक मुखालिफ फरीक के तौर पर काम कर रहा था। तो इस पूरी सिचुएशन में अब इलेक्शन कमीशन के जो 2 अरकान हैं उनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बगावत कर दी है और इन्होंने ये कहा है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया तो हमें आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ सकता है और दूसरा ये वाजे तौर पर आइन की खिलाफवर्जी होगी। लेकिन उसके बाद अब ये इतलात आ रही हैं कि ये जो 2 अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, यानी कुल मिला के तो 5 अरकान होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला के, तो ये जो 2 अरकान हैं इनके ऊपर अब एस्टैब्लिशमेंट के जरिए या किसी और हल्के से बेपनाह दबाव डलवाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एक मजीद ताखीरी हरबा इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्या घिनौनी वारदात की है, ये थोड़ा आगे चलकर इसको डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अच्छा राज साहब, एक तो खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरह से ये जो काजी और सिकंदर सुल्तान राजा गठजोड़ है अब दोबारा से एक्टिव हो गया है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एज अ इदारा जिसकी कदर मंजिलत सिर्फ काजी साहब ही जानते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया और वो क्या कहते हैं कि 8 जजेस की वजाहत पर नजरसानी की जाए और दायर दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को दरखास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहती ऑर्डर जारी किया। दरखास्त में यह भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर कमीशन से जवाब तलबी नहीं की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। दरखास्त में सदा की गई कि अदालत 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा भी राय साहब कर दी है। और वो ये कहते हैं कि अगर हम आइन को देखें तो तादाद 39 नहीं बनती
और उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाए गए। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। अब ये इलेक्शन कमीशन पहुंची है राय साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे उन्होंने 8 जजेस के फैसले को चैलेंज किया और इसके ऊपर वजाहत जो है मांग ली है। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनाते हुए इस फैसले को मजीद तूल देना और जो पीछे कार्रवाई ये डालेंगे कि आईनी पैकेज के जो नंबर्स हैं कहीं पूरे कर लिए जाएं, और अगर पूरे हो गए तो उससे पहले ही यानी मखसूस नशिस्तों से पहले ही एक और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मार्ज वजूद में आ जाएगी। राय साहब मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर में आलिया हमजा के हलके के हवाले से जो हाई कोर्ट के जज थे अनवारुल हक साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम मैंने अगर सही लिया है, तो उन्होंने ना एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आपने ना 3 दिन के अंदर ये दूसरी तरफ से जो लोग थे हमजा शहबाज और इसके साथ साथ मरियम के हलके की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने 2 दिन के अंदर आपने जो फॉर्म 45 है वो जमा करवाने हैं। राज साहब उसके बाद ये 3 दिन का वक्त लेकर गए, 2 दिन का कहा गया, 3 दिन इनको मिल गए, और फिर हमने उसके बाद उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को समाअत करते हुए नहीं देखा, चूंकि साहब को मालूम था कि इसे चेंज कर दिया जाएगा और आज मुल्क के अंदर वही हो रहा है। यही टाइम बाय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने वक्त मांग लिया। मीनवाइल आईनी पैकेज आ जाएगा और कोशिश होगी कि एक और अदालत बना दी जाए। हैविंग सेड दैट राय साहब, पाकिस्तान के अंदर चूंकि आईनी अदालत का मामला ये एक ऐसा रुख इख्तियार कर गया जहां पर नजरिया ज़रूरत के तहत कुछ तरामीम की जा रही हैं, और इस नजरिया ज़रूरत के तहत पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान में जमहूरियत को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा पाकिस्तान की ताकत वाले लोगों की तरफ से, इसका तरीका निकालने की कोशिश की जा रही है, फार्मूला बनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं ऑन बोर्ड आ भी रहे हैं। लेकिन आईनी तरामीम के ऊपर हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो मुसलसल देख रही थी JUI की तरफ, वहां से अब एक बड़ा इनकार इनका जो है इसका सामना है, क्योंकि इनकार किया गया है अब्दुल गफूर हैदरी की तरफ से, और ये बहुत ही एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। इससे पहले अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये कहा था कि हमें तो मुसवदा नहीं दिया गया, और उसके बाद ये बात दुरुस्त साबित हुई कि हुकूमत मुसवदा क्यों नहीं दिखाती और मुसवदा दिखाए बगैर हमारी सपोर्ट का क्यों तकाजा कर रही है। राय साहब अब हुआ ये कि अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि आईनी तरामीम में याद रखिएगा कि फाइज ईसा जैसे शख्स को सपोर्ट नहीं हम कर सकते, और इसकी वजह क्या बताई, काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया वो जानबूझ कर दिया, जो कि कौम के दबाव पर वापस हुआ। आईनी तरामीम में हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये बात कही है। ऐसा मैं तो एक तो ये चाहूंगा कि आप इस पर क्विकली कमेंट करें, एंड द सेकंड थिंग इज कि बाबर सत्तार साहब की सर क्या खबर है, क्योंकि उनके बारे में क्या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने, और 1 माह तक कोई केस नहीं, या इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज स्केड्यूल, ये पहले से तय था साहब। देखें आशफी साहब, जस्टिस फाइज ईसा को एक और बहुत बड़ा धचका लगा है। यानी एक तरफ तो इस्लामाबाद की एक बेकरी पर जब वो गए और सेल्समैन ने जब ये पूछा कि आप फाइज ईसा हैं, और जब उन्होंने तस्दीक की कि मैं फाइज ईसा हूँ, तो उसके बाद सेल्समैन ने ये कह दिया कि आप पर लानत हो। लेकिन उसके बाद जो वीडियो वायरल हुई, अब जस्टिस फाइज ईसा को उससे भी बड़ा धचका लगा है, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और इस कठपुतली हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि जस्टिस फाइज ईसा से जितना काम हम ले सकते थे ये काम ले लिया है, और अब जस्टिस फाइज ईसा को जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है, तो इस तरह से अब जस्टिस फाइज ईसा को रद्दी की टोकरी में फेंकने का वक्त आ गया है। क्योंकि इस हवाले से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक ऐसी खबर आई है, या आप ये कह लें कि एक ऐसा कंसेंसस नज़र आ रहा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि अब इस खबर में यह बताया गया और ये कहा गया कि गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है ना, ये बड़ी मीनिंगफुल होती है। ये कहा गया कि JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जस्टिस फाइज ईसा ने एक हसास केस में, यानी मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया, ये फैसला उन्होंने जानबूझ कर दिया, और उसके बाद कौम के दबाव पर यह फैसला वापस हुआ।
हम आईनी तरमीम में ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद JUI को कोट करके और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कोट करके ये कहा गया कि किसी भी सूरत हम जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे, और आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत इतनी जल्दी में थी कि इसने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया। अब हाशमी साहब, इसका मतलब यह है कि फजलुर रहमान जो कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर तकरीबन रजामंद हो गए हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खुद ये हुकूमत भी कह रही है कि फजलुर रहमान साहब जो वफाकी आईनी अदालत है इस हद तक रजामंद हो गए हैं। बहुत मुमकिन है कि फजलुर रहमान साहब जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की दोबारा तैनाती या उनकी एक्सटेंशन की जो शिक है आईनी तरमीम में, उस पर भी रजामंद हो जाएं। जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है, इसके ऊपर फजलुर रहमान साहब अवाम के सामने नंबर बनाने के लिए शायद इस शिक को इस आईनी तरमीम से निकलवा दें। लेकिन जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक शायद किसी जगह पर यह कंसेंसस पैदा हो गया है कि जस्टिस फायज ईसा चूंकि अवामी सतह पर इस तारतन मैं कह रहा हूं कि मुकम्मल तौर पर रुसवा हो चुके हैं। ये जो बेकरी की वीडियो आई और उसके बाद जिस तरीके से इस बेकरी पर लोगों की लंबी कतारें लग गई, 3 दिन तक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चलता रहा, तो उससे यह भी साबित हो गया कि जस्टिस फायज ईसा इंतहाई गैर मकबूल भी हैं। और जिस हसास केस का हमने जिक्र किया, जिसको बुनियाद बनाकर फजलुर रहमान साहब की जमात कह रही है कि हम ये एक्सटेंशन नहीं होने देंगे, तो शायद अब ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती कि जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे मुल्क को नाराज कर दिया जाए, मजहबी जमातों को अपने खिलाफ कर लिया जाए। तो इसलिए मुमकिना तौर पर कुछ और जो शिक्के हैं उनके ऊपर इत्तफाक राय पैदा कर लिया जाएगा। लेकिन जस्टिस फायज ईसा की जो छुट्टी है ये इस वक्त यकीनी नजर आ रही है। इसी वजह से इस वक्त जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो इतने बौखलाए हुए हैं कि बजाय इसके कि वो अपनी आइन शिकनी और जो उन्होंने कानून शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसके ऊपर कौम से मादरत करते, कोई अपनी आइन शिकनी की वजाहत देते, वो उल्टा सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को ये कह रहे हैं कि ये बिकाऊ माल है और ये डॉलर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में हकाइक की गलत रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाशमी साहब जस्टिस बाबर सत्तार के मुतल्लिक भी एक गैर मामूली खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो ये दावे कर रहा है या ये अफवाहें फैला रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार अचानक गायब हो गए। अब जस्टिस बाबर सत्तार इसलिए उनके मुतल्लिक ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने ISI के आला तरीन ऑफिशियल्स के मुतल्लिक एक नहीं 3-4 केसेस में बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर्स जारी किए, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि ISI के जो सबसे टॉप ऑफिशियल हैं उन्होंने एक खास केस में उन्हें यह कहा था कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। तो जस्टिस बाबर सत्तार उन जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने ISI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत के मुतल्लिक खत लिखा था। तो इस पूरी सूरत हाल में अब चूंकि जस्टिस बाबर सत्तार जिनकी 2 माह की छुट्टियों की इंटाइटलमेंट थी, लेकिन चूंकि उनके पास हसास केस लगे हुए थे तो उन्होंने अपनी 1 माह की छुट्टी कुर्बान कर दी। 1 माह की छुट्टी अब उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से अप्रूव करवाई है, लेकिन अब उनके खिलाफ यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो डर के 1 माह की छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 2 माह में से 1 माह उन्होंने समाप्त की, छुट्टियों में से 1 माह की छुट्टी अब वो अवेल कर रहे हैं, और उसके बाद वो दोबारा से इसी अदालत के अंदर ये जो हसास मामलात हैं इनकी समाअत भी करेंगे और ये दोबारा अदालत भी लगेगी। इसलिए जो इस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार के मुतल्लिक गुमराह किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये मुकम्मल तौर पर और 100% गलत हैं। तो ऐसा जो पिंडी के हालात हैं वो हुकूमत की जो बौखलाहट है उसकी अक्कासी कर रहे हैं, और रात से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। इमरान खान की एहतजाज की कॉल थी, लियाकत बाग में जलसे को एहतजाज में कन्वर्ट किया गया, तो हुकूमत ने एक तो दफ़ा 144 लगा दी है, और पिंडी के अंदर इस वक्त पंजाब पुलिस आपको सड़कों पे नज़र आ रही है, और बाकायदा तौर पे लोगों को जो एहतजाज में शामिल हो रहे हैं या वहाँ पर पहुँच रहे हैं इमरान खान की कॉल के ऊपर, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। राय साहब, इस मुल्क के अंदर एहतजाज की जमहूरी जो रवायात जिसे पसे पुश डाल दिया गया इस हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अमली तौर पे अब जमहूरियत को कैद करने लगी है। पाकिस्तान के अंदर अब एहतजाज करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी, और दफ़ा 144 का हथियार बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक तो
वैसा क्विकली अपडेट कर दूं कि इस वक्त रावलपिंडी में क्या हो रहा है और रात क्या होता रहा, किस किस सहाफ़ी को, किस किस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया और क्या मनाजिर थे रात से लेकर अब तक। रावलपिंडी में 25 मुख्तलिफ मकामात को सील कर दिया गया राय साहब। और फिर इसके साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि पिंडी लियाकत बाग से सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, 4 की तो वीडियो भी सामने आ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की इजाज़त ना मिलने की सूरत में एहतजाज के ऐलान के बाद पुलिस ने लियाकत बाग को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी थी उसके बाद ये तमाम काम शुरू हुआ और जितने लोग लियाकत बाग के अंदर मौजूद थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। जो लोग डेली बेसिस पे लियाकत बाग में आते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे बाहर निकाल कर, तमाम लोगों को बाहर निकाल कर आए साहब अब उस बाग को भी सील कर दिया गया जहां पर जलसे का बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया था। पुलिस की तरफ से जो मरी रोड है जिसपे लियाकत बाग और इससे इर्द के जितने भी लोग हैं राय साहब, इसे भी जो शटर डाउन करवा दिए गए और बताया जा रहा है कि किसी किस्म के ग्रोह को, किसी किस्म के ग्रुप को, किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन केपीके से, कश्मीर से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है मरी रोड में पहुंची है और इमरान खान की इस कॉल पर लोग लब्बैक कह रहे हैं। ऐसा एक तो सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग से रोका गया और हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान में किसी भी मीडिया पर यह खबर नहीं चल रही। रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, अटक में दफा 144 का नफाज किया गया है। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो है अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने कहा था कि आप जो मर्जी कर लें, हम हर सूरत में पिंडी पहुंचेंगे और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। रावलपिंडी को 25 मुख्तलिफ मकामात और इस्लामाबाद को 9 मकामात से मुकम्मल सील किया गया है। रावलपिंडी में 4000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार एंटी राइट सामान का साथ इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और वफाकी हुकूमत का बाकायदा तौर पे मरासला भी जारी कर दिया गया है। और गंडापुर पिंडी आएंगे या नहीं आएंगे ये एक इंतहाई अहम सवाल है। जो खबर आ रही है राय साहब उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि हम कल हर सूरत में एक बड़े काफिले की शक्ल में रावलपिंडी लियाकत बाग में पहुंचेंगे। अब ये भी देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि खबरें ऐसी भी आई कि 1.5 घंटा मुलाकात जो इमरान खान की हुई है उसके बाद ये सवाल जरूर उठाया गया। और इनके द हेटर्स ऑफ अगर अली अमीन गंडापुर कहा जाए या फिर वो जराए जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जानबूझकर लेट पहुंचे। हालांकि लाहौर के हालात राय साहब सबके सामने हैं और वो टाइम कैलकुलेशन का खास तौर पे ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि पिंडी में तो ये हुआ ना इस्लामाबाद में कि आप लेट भी आए तो आपने तकरीर कर ली, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पे स्टेज को उखाड़ दिया गया। पुलिस पहुंची स्टेज पे और अली अमीन गंडापुर को तकरीर करने की इजाजत नहीं दी गई। शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया राय साहब और वो ये कहते हैं कि मेरे बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट के बाद मेरी फैमिली के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए और शोरकोट पुलिस, झंग पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में हमारी फैमिली की ट्रांसपोर्ट की दर्जनों बसें भी बंद कर दी हैं। फिर शाम में लिखा कि मेरी रिहाइश का झंग पर पुलिस की भारी नफरी का छापा है। सुबह कारोबार बंद किए गए और अब ये बेहयाई कमले हो गए हैं। इस तरह वफादारियां तब्दील नहीं होती। राय साहब एहतजाज की कॉल, अली अमीन गंडापुर का पिंडी से टकराना, सुनामी जीएचयू पिंडी और जीएचयू के शहर में, पिंडी ऑब्वियसली जीएचयू की वजह से मशहूर है, तो कैसे देख रहे हैं आप राय साहब इसे? देखिए हाशमी साहब, रावलपिंडी के जलसे से 3-4 जो तहलका खेज वीडियो सामने आई हैं और इस वक्त रावलपिंडी में यानी जीएचयू के शहर में क्या हो रहा है इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इनके मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल है, ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो हाशमी साहब, अब ये जो इलेक्शन का ऑडिट करने वाली आलमी तंजीम है पतन, इनके जो सरबराह हैं सरवर बारी, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को 78 मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के हवाले से जो तफसीली फैसला जारी किया, उन्होंने कहा कि इसका एक जुमला पूरे फैसले पर भारी है और इस जुमले में ये लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ एक प्राइमरी पार्टी यानी एक बुनियादी मुखालिफ फरीक के तौर पर काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भी जो ऑडिट किया है, जितने भी हमने हल्के खोले हैं
और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड हुए सारे फोल्डर्स हमने चेक किए हैं, तो पूरे वसूख के साथ हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं जो कि हम इलेक्शन कमीशन से उसके ऊपर उसका मौक़िफ़ भी मांग चुके हैं। तो हम पूरे वसूख से कहते हैं कि इन हलकों में इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है कि ये नाकाबिले यकीन हद तक की धांधली है, और इसके मुतल्लिक जो है ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आए हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं कि जस्टिस फॉयज ईसा की तरह हर तरफ से लानत मलामत हो रही है। उसके बाद अब ये हुकूमत एक और घिनौनी वारदात भी कर रही है, क्योंकि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ के एक करीबी दोस्त और उनके करीबी साथी जो उनको फौज मुखालिफ तकरीरें लिख कर देते थे, अब भी लिख कर देंगे मुस्तकबिल करीब में, जिन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें लिख के दी, यानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी। और जब ये गिरफ्तार हुए तो इनको इमरान खान साहब ने ज़ाती मदाखलत करके रिहा करवाया था। तो अब इरफान सिद्दीकी साहब वो ये कहते हैं कि ये जो नया आईनी पैकेज है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम ऐवान में पेश करेंगे। ये हकीकत है कि फजलुर रहमान की हमायत के बगैर आईनी तरामीम का मंजूर होना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि फजलुर रहमान ने आईनी अदालत का जो तस्वुर है इसकी हमायत की है। अब आ जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो शहर है रावलपिंडी, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी कॉल थी और बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं उन्होंने ये ट्वीट्स किए कि इमरान खान साहब की रावलपिंडी में एहतजाज की जो कॉल है ये इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा फौजी बूट पॉलिश करते हुए एक सबसे पहले तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी करवाया। अब ये जो ऑर्डर जारी करवाया इसमें फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। उसके बाद रेंजर्स, यानी जो रेंजर्स आपका एक फौजी इदारा है, इसकी 6 कंपनियां जो हैं इसको तैनात कर दिया गया रावलपिंडी में। एक सियासी जमात के एहतजाज को रोकने के लिए इस कठपुतली हुकूमत ने किस तरह से फौज का इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये कहा गया कि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी हम बंद रखेंगे, तमाम सियासी इज्तिमात और जितने धरने जलसे हैं इनके ऊपर हम पाबंदी लगाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है कि लाखों का जो सुनामी है, लाखों का सुनामी जो है ये मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में जो है ये रावलपिंडी की जानिब इसने मार्च किया है। और रावलपिंडी में इसके बावजूद के लोगों को पता था कि अगर उनके हाथों में पीटीआई का झंडा होगा तो उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पे लोग पहुंचे। लेकिन उसके बाद अब इस मामले पर एक और जो अहम खबर है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि रावलपिंडी में लियाकत बाग जो कि सबसे बड़ी जलसागाह है रावलपिंडी की, जिसको भरना नामुमकिन है, तो इस कठपुतली हुकूमत को इतना खौफ था कि ये जो सुनामी है ये पूरा लियाकत बाग भर देगा। तो इन्होंने लियाकत बाग के जितने गेट थे ये तमाम गेट्स बंद कर दिए। और उसके बाद अब इमरान खान साहब ने एक और ऐलान भी कर दिया, यानी इस्लामाबाद का सुनामी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था, जिसके बाद पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को अगवा करना पड़ा, फिर लाहौर का सुनामी, फिर रावलपिंडी में एहतजाज, और अब इमरान खान साहब ने कहा है कि लाहौर में अगर हमें जलसा करने की इजाज़त ना दी गई तो हम फिर जिस तरीकाकार पर हमने रावलपिंडी में एहतजाज किया है इसी तरीकाकार पर हम लाहौर में एहतजाज करेंगे। और इस पर अब केपी की हुकूमत और पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा है उनका यह कहना है कि ये मोमेंटम बनाने के बाद अल्टीमेटली अगर इमरान खान साहब को मेरिट पर कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक रिहा ना किया गया तो अल्टीमेटली फिर हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि हम अडियाला जेल पर जाकर धरना दें और अवामी ताकत से इमरान खान साहब को रिहा करवाएं।